मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और बच्चों, इस समय हम लोग इकाई नंबर 3 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे। और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आँख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव पूरे संसार में सर्वव्यापी हैं। इन्हें जंतु और पौधों दोनों में रखा गया है। सूक्ष्म जीवों में जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ प्रमुख हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। अर्थात मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख लाभदायक और हानिकारक प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले देखें, नंबर 1, घरेलू खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का योगदान। नंबर 2, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। नंबर 3, बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान। नंबर 4, ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का योगदान। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का योगदान। और इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि घरेलू खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का योगदान लिखिए। जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का योगदान लिखिए, या ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान लिखिए। तो इनमें से सबसे पहली हेडिंग हम लोग देखते हैं, घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या होता है। तो पहली हेडिंग है घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव घरेलू खाद्य उत्पाद जैसे दही, दूध, मक्खन, पनीर, घी, ब्रेड आदि के उत्पादन में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर 1, डेयरी उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। और डेयरी उत्पादन में दूध में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टिस। या स्ट्रेप्टोकोकस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु दूध में पाया जाता है। यह दूध में पाई जाने वाली
लैक्टोज शर्करा को किण्वन करके लैक्टिक एसिड में बदल देता है। दूध की जो शर्करा होती है वो है लैक्टोज, और ये जीवाणु इसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। और जैसे ही दूध की लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में बदली, वो दूध खट्टा हो जाता है और खट्टा होने के बाद जम जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जमा होने के बाद दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। और यदि हम दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म कर दें और उसको शीघ्र ही ठंडा कर लें, तो उसमें पाए जाने वाले जितने भी जीवाणु हैं या सूक्ष्मजीव हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण के पश्चात वो दूध काफ़ी समय तक सुरक्षित रह सकता है, अर्थात दूध में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसके साथ साथ दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं केसीन। उस केसीन प्रोटीन को छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये जीवाणु ऊपर दही के रूप में फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया करके दूध में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या बूंदें ऊपर की ओर आ जाती हैं, और उसको मथकर हम क्रीम निकाल सकते हैं और उस क्रीम को गर्म करके घी बना सकते हैं। इसके साथ साथ पनीर बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दूध में जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है। तो ये दूध का जब फर्मेंटेशन होता है या किण्वन होता है तो वो दूध दही में बदल जाता है। इसके साथ साथ दही, जिसे कहते हैं योगार्ट, और दही से या दूध से जब हम पनीर बनाते हैं तो उस समय एक कवक होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी, ये कवक जब दूध में फर्मेंटेशन की क्रिया करता है तो उस दूध को फाड़ देता है। फाड़ने के बाद एक पतले कपड़े में उसको छान देते हैं, और छानने के बाद उसमें जो है कड़ी गांठ लगा के किसी पत्थर से दबा देते हैं। तो जो दूध की प्रोटीन होती है केसीन, वो इकट्ठी होकर पनीर के रूप में जम जाती है और हम उसे पनीर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ब्रेड या डबल रोटी बनाने में कुछ ईस्ट होते हैं, ईस्ट खमीर, जिसे बोलते हैं सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी को मैदे में डालकर और उसका पेस्ट बनाकर पानी मिलाकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे जो सैक्रोमाइसीज है वो मैदे का फर्मेंटेशन कर देता है, अर्थात उस मैदे में पोरस या छेद बन जाते हैं। छेद बनने के बाद जो ब्रेड या डबल रोटी का जो सांचा होता है, उस सांचे में उस पेस्ट को भरकर भट्टी से होकर गुजार देते हैं, जिससे वो ब्रेड या वो मैदा सांचों में भरने के पश्चात उस सांचों के आकार के
रूप में आगे जो है निकलती चली जाती है, इसलिए ब्रेड पोरस होती है। पोरस माने छिद्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार से देखा जाए, एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में भी सूक्ष्मजीव प्रयोग किए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट, यहाँ तक कि शैवालों से खाद्य प्रोटीन औद्योगिक स्तर पर तैयार की जाती है। इनमें से एकल कोशिका प्रोटीन के उत्पादन में भाग लेने वाले कुछ सूक्ष्मजीव जैसे ईस्ट, कवक, स्पाइरुलिना जो है नीला हरा शैवाल है, क्लोरेला ये हरा शैवाल है, स्पाइरुलिना नीले हरे शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इन सभी का एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि किन्हीं दो एकल कोशिका प्रोटीन के नाम लिखिए, तो उसके नाम में स्पाइरुलिना और क्लोरेला ये दो इम्पोर्टेंट हैं। एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। तो पहला है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना ये है ब्लू ग्रीन एल्गी BGA। और दूसरा है क्लोरेला, ये है ग्रीन एल्गी हरा शैवाल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, और इसके बाद अगली हेडिंग डाल दें, औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का योगदान, जिसे हम लोग जो है कल देखेंगे। थैंक यू।